नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस, आरओ आरओ और यूपी ट्रिपल एस या सभी एग्जाम जिसमें भी यूपी जीके आता है, तो उसके संबंध में जो यूपी जीके का हम लोग थ्योरिकल पोर्शन या मैपिंग पोर्शन कर रहे थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और ये लेक्चर नंबर 3 होगा आज, ठीक है ना। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से बेसिक से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या जैसे प्रश्न आने की संभावना है वो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक। आज पहले तो हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति और भौतिक विभाजन, संभाग, आर्थिक क्षेत्र, ये सभी कुछ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के देख लिए हैं, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे आज भूगर्भिक संरचना, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मृदाएं। ये 3 पोर्शन आपको अलग अलग नहीं, केवल एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगा आज की, ठीक है। एक बार इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे, फिर प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में जाओगे, यूपी पीसीएस आरओ आरओ यूपी पीसीएस आरओ आरओ यूपी जीके का प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां से जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लेना, बारी बारी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरिकल पार्ट आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग भूगर्भिक संरचना देखेंगे कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जलवायु देख लेंगे और उसके बाद लास्ट में मृदाएं देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले भूगर्भिक देखते हैं। तो भूगर्भिक देखने से पहले हम लोग यूपी का मैप देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भूगर्भिक संरचना, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट से देखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी करना नहीं है, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। देखिए भूगर्भिक संरचना में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं। भूगर्भिक संरचना का इतना मतलब है कि जो यूपी के जो सेल समूह हैं, जो मुख्यतः सेल समूह होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। सेल समूह की बात करूं, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्कियन की चट्टान, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्सियन, जिसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, टर्सरी युग। उसके बाद क्वार्टरजाइट या क्वार्टरनरी, ठीक है ना। सबसे नवीन यही है। कैसे प्रश्न आएंगे? प्रश्न सिंपल से आते हैं कि ये बताइए पहले तो सेल समूह का क्रम बताओ। इंडियन ज्योग्राफी लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी लो, यूपी जीके लो, ये वाला प्रश्न लगभग देखने को मिलता है कि सबसे पहले इनका क्रम बताइए, ठीक है। तो ये क्रम है, सबसे पुरानी आर्कियन की चट्टान है, सबसे नवीन क्वार्टरनरी है। हालांकि आपको बुक में या ज़्यादातर यहीं तक देखने को मिलेगा, गोंडवाना तक, ठीक है। आगे भी देखेंगे हम लोग। सबसे नवीन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन दे देगा गोंडवाना, कुड़प्पा, विंध्यन और धारवाड़। तो सब नवीन कौन हो जाएगा इसमें? गोंडवाना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये धात्विक खनिज के लिए काफ़ी फेमस है। किसके लिए? धात्विक खनिज के लिए। जितने भी धात्विक खनिज मिलते हैं उनके लिए कौन सी चट्टान काफ़ी फेमस है? धारवाड़ की। कुड़प्पा विंध्यन की देखेंगे तो यहाँ संगमरमर है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, इसके लिए फेमस है। और गोंडवाना आपको पता है कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। बेसिक चीज़ें हो गई इतनी। अब उत्तर प्रदेश में, अब देखो ये तो टोटल हो गई, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्सरी, क्वार्टरनरी, ये टोटल हो गई, इतनी चट्टानें हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में कितनी है? ये सभी उत्तर प्रदेश में है? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में कितनी है वो देखेंगे। लेकिन आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, सेल समूह टोटल कितने हैं, इनका क्रम, क्योंकि आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि धारवाड़ में धात्विक खनिज, पुराने क्वेश्चन हो गए, अब क्रम से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको इतना पता है कि जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहां से अगर देखेंगे इतना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है ज्यादातर, ठीक है, तो ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हो, इसको मैं अलग पेन से बना दूं ताकि समझ में आ जाए। ये वाला
ये कौन सा क्षेत्र है? ये है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड है। उसके बाद जो ये वाला क्षेत्र आप देखोगे, ये सोनभद्र और ये चंदौली वाला थोड़ा सा क्षेत्र, ये है आपका बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है ना। लोकेशन पता होनी चाहिए कौन सी क्या है बस, और कुछ इसमें स्पेशल पूछा नहीं जाता है आपसे। जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी है तो इसको पूर्वांचल क्षेत्र बोल देंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। और उसके बाद ये जो मध्य वाला क्षेत्र बचा, ये वाला, इसको बोल देंगे अवध क्षेत्र। कौन सा? अवध क्षेत्र, ठीक है। एक सुना होगा रोहिलखंड, तो यही थोड़ा सा और काट देंगे तो ये रोहिलखंड हो गया, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इसको और अगर काट देंगे तो ये दोआब क्षेत्र हो गया। तो कुल मिला के ये मोटे मोटे क्षेत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए कौन कहाँ पे है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये रोहिलखंड है। रोहिलखंड अगर कवर करना है तो इसको रोहिलखंड लिख दो, ठीक। ये क्षेत्र है, मोटे मोटे क्षेत्र। अब जो देखना है अपने को वो देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कुछ चट्टानों के बारे में, कुछ शैल समूह के बारे में, ठीक है। इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन पाई जाती है सबसे पहले वो देखेंगे। तो पहला जो मैं लिख रहा हूं वो है आर्कियन। थोड़ी थोड़ी बातें हैं और कुछ चीजें हैं बस। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है या उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बनाएगा तो सबसे पहले ये लिखेंगे, तो ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। नीस और सिस्ट परिवर्तित हो गई है, मतलब वर्तमान में जो नीस है, सिस्ट है, उसी में ये परिवर्तित हो गई है, ठीक है। चट्टानें पड़ी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया है। इसमें परतें, अब पुरानी है तो इसमें परतें नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, थोड़ा ध्यान रखना है। अब मेन मुद्दा है कि भाई लोकेशन कहाँ पे है। तो इनकी लोकेशन कहाँ पे है, बुंदेलखंड नीस की, या सॉरी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र का मतलब है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाले हिस्से में कौन सी चट्टानें ज्यादातर पाई जा रही हैं? आर्कियन की चट्टानों का परिवर्तन यहां पाया जाता है, क्लियर है। तो एक चट्टान हो गई। दूसरी कौन सी पाई जा रही है? विंध्यन क्रम। तो भाई विंध्यन तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, विंध्यन क्रम मध्य प्रदेश से लगा हुआ है तो विंध्यन तो मिलेगा ही मिलेगा। विंध्यन क्रम का जो टोटली अगर लोकेशन देखा जाए तो ये राजस्थान से लेकर बिहार तक स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान से बिहार, बिहार में एक सासाराम है ना, सासाराम, सासाराम में शायद शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। तो वहीं राजस्थान से बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है, किसका? विंध्यन क्रम की चट्टानों का। जैसे आपने देखा होगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से कौन से निर्मित नहीं है या कौन सा निर्मित है, तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर सांची स्तूप हो गया, ठीक है, और एक जामा मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद, ये जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। लोकेशन कहाँ पे है? मेन लोकेशन ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता। लोकेशन कहाँ पे? तो ये बघेलखंड, बघेलखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों का लोकेशन है। साफ साफ पता चल रहा होगा, ये रहा बघेलखंड, ये वाला। तो नीचे पूरा मध्य प्रदेश लगा हुआ है, यहीं पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये पूरा लोकेशन विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, कवर हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो एक हम लोग देख ले गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम, तो क्या गोंडवाना क्रम भी उत्तर प्रदेश में स्थित है? बिल्कुल हाँ। कौन सा क्षेत्र अभी देखते हैं। सबसे पहले गोंडवाना में आपने पढ़ा होगा कोयले के भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं। और कोयला पाया जाएगा तो क्या है? जीवाश्म में कोयला। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सी वनस्पतियां इस क्षेत्र में दब गई, जीव जंतु दब गए, वही आगे चल के जीवाश्म ने, ठीक है। तो जीवाश्म यहाँ पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। लोकेशन कहाँ पे है? तो ये आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, प्रयागराज, ये वाला क्षेत्र। मतलब अगर मैं यहां पे लूं तो चित्रकूट, प्रयागराज, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा,
ठीक है, मतलब ये वाला आपका बुंदेलखंड, ये रोहिलखंड। तो बुंदेलखंड रोहिलखंड के थोड़ा सा मध्यवर्ती हिस्सा जो है किसका है, गोंडवाना क्रम का है। क्लियर। बस उसके बाद चौथा देख ले तो टर्शियन, टर्शरी क्रम के चट्टाने। और टर्शरी क्रम के चट्टानों में एक आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि इसी काल में हिमालय पर्वत का विस्तार हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। प्लेटो के भ्रंश द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों द्वारा हुआ है। ठीक है। और नदियों की ढाल, नदियों की जो ढाल हुई है इसी क्रम में तय हुई है कि भाई हिमालय की नदियां ऐसे बहेंगी, जो दक्षिण से आएंगी नदियां वो ऐसे बहेंगी। तो ढाल जो बनी है वो इसी क्रम में बनी है। ठीक है, और इतना याद रखना है। एक और देख लें तो क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ये भी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है। अच्छा, टर्शियन क्रम की चट्टानें कहाँ पे, तो ऊपर तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र, ये लोकेशन लिख लेना। ठीक। क्वाटरनरी ये सबसे नवीन है। ठीक है, उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है, जो मैदानी क्षेत्र है उसी का विस्तार इसमें हुआ है। ठीक है, और जब मैदानी भाग है तो मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी इसी क्रम में हुआ है, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पूछा जा सकता है, समझिए। जो पूछा गया था एक बार पीसीएस में प्रश्न, वो क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में नवीन जलोढ़ या बांगर जलोढ़, नवीन ऐसे बांगर और खादर, सॉरी बांगर और खादर जलोढ़ का निर्माण किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो क्वाटरनरी क्रम की। ठीक है, क्वाटरनरी, टर्शियन, गोंडवाना, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे क्वाटरनरी में। ठीक, तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी है तो खादर बांगर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बांगर आ जाए चाहे खादर आ जाए, इसका मतलब है सब क्या पूछ रहा है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक, खादर। क्लियर है, बस इतना ही है। ये 5 प्रकार के जो चट्टाने हैं, 5 सेल समूह की चट्टाने हैं, ये खासकर उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, टोटली मैंने आपको इतनी बता दी, लेकिन इसमें से 5 उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देख लिया है। जब हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे इसमें तो देख लेंगे, हालांकि मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक, तो ये हो गया इतना, बस इतना ही है, इसमें और डिटेल में नहीं चलना अपने को। ठीक है, तो भूगर्भिक चट्टान जो हमने शुरू की थी समाप्त हो गई, बस। तो इसमें लोकेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में प्रश्न नहीं आते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, तो इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु देख लेते हैं, यूपी की जलवायु। ठीक है, बिल्कुल लोकेशन में देख लेते हैं कैसे क्या क्या प्रश्न आते हैं। देखिए, अगर जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, अगर मैं यहीं पर बात करूं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो है समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं अगर थोड़ा सा बात करूं कि मान लो मैं थोड़ा सा भारत बनाने का प्रयास करूं ताकि इसमें थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा, और जब क्वेश्चन आप करोगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैंने फटाफट से, और मैपिंग बनाना आपको आना चाहिए, मैपिंग अगर नहीं आता है तो सीख लो। ठीक है ना, क्योंकि तुरंत जब आप मैप पुट करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं उससे। ये छोटा सा मैप बनाया है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, मतलब भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भारत के बीचों बीच से क्या जा रही है, 23.5। जो मानसून आता है भारत में वो इस प्रकार से आता है, जो भारत में मानसून आता है वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से आता है, तो एक धारा जो है इसकी यहां चली जाती है, इसको बोलते हैं अरब सागर, सॉरी क्षमा चाहेंगे, अरब सागर कहां से आ गया इसमें, बंगाल की खाड़ी शाखा, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा। यहां से जो मानसून आता है वो केरल में पहुंचता है, ये आपको पता है। यहां से जो मानसून आया, मतलब ये जो पवनें इधर आई और यहां से आगे तो जा नहीं पाएंगी, आगे मुड़ गई। अब जब मुड़ गई तो यहाँ ऊपर नहीं जा पाएंगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय है, और जब हिमालय है तो यहाँ ऊपर नहीं जा पाई, तो यहाँ हिमालय से टकरा कर नीचे आ गई, और यहाँ पे जो इधर जा रही है वो इधर जा ही रही है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में खासकर मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, समझिएगा। जो गर्मियों में मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जो गोरखपुर है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहीं से जब मानसून आ रहा है तो यहाँ बारिश होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ मत समझ लेना कि ये ऐसे ऐसे गया तो उत्तर प्रदेश में बारिश आ गई। ऐसे तो सबसे ज़्यादा बारिश तो ललितपुर में, झांसी में होनी चाहिए, आगरा में होनी चाहिए, वहाँ नहीं होती। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे क्या करना है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग पुट करते हैं अपने मैप में। ये रहा मैप, समझिएगा। जब मानसून अरब सागर शाखा से, सॉरी बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, अरब सागर बार बार निकल रहा है मुंह से, बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है तो इस प्रकार से आएगा, नीचे से उठ के इस प्रकार से आएगा, ये मुड़ेगा आगे से। जब मुड़ेगा तो ये ऊपर क्या है? ये ऊपर हिमालय है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ऊपर महान हिमालय है, लघु हिमालय है, सब हिमालय तो ऊपर से हैं। ठीक है, तो ऊपर नहीं आ पाता, तो इस प्रकार से आएगा। और जब इस प्रकार से आएगा तो दो चीज़ें बनेंगी, एक तो ये ऊपर टकराएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से नीचे आएगा, समझिएगा। और कुछ चीज़ें आगे चली जाएंगी, कुछ धाराएं बिल्कुल आगे चली जाएंगी जो वर्षा कराएंगी, इस प्रकार से। ठीक है, और आपने इंडियन ज्योग्राफी में अगर हल्का सा भी मानसून पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि मानसून या बारिश जिस दिशा में जाती है तो उसका क्रम फिर वहां तक घटता है। मतलब अगर पूर्व से पश्चिम में अगर वर्षा हो रही है तो पूर्व में ज़्यादा होगी, जबकि पश्चिम में बहुत कम होगी। मतलब पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटेगी। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पे है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। ये बात समझ रहे हैं? इसी वजह से यहाँ पे गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ पे मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर है? मेरी बात समझ गए होंगे करना क्या है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे। और जैसे ही ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी तो इसकी मात्रा क्या है? मात्रा घटेगी। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटेगी या पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। फिर इसमें बताइए एक सही है कि दोनों सही है, कि केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और कंसेप्चुअल थोड़ा सा चलेंगे, इसको पहले मिटा दूं मैं। समझना है यहाँ पे कि अलग अगला ही पेज ले। यूपी की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला तो भाई हिमालय हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हिमालय ना होता तो ऊपर से ठंडी हवा आती, समझिएगा। अगर हिमालय ना होता तो ये वर्षा तो ऊपर चली जाती और ऊपर से ठंडी हवा आती, और ठंडी हवा आती तो उत्तर प्रदेश काफ़ी ठंडा रहता और जलोढ़ मिट्टी नहीं होती। ठीक है, अब चूंकि हिमालय है, हिमालय की वजह से उत्तर प्रदेश क्या है? ऊष्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊष्ण हो जाता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। वायुदाब और हवाएं, वायुदाब हवाएं का मतलब है कि चूंकि हिमालय है और ऊष्ण हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनता है। अब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवाएं उठेंगी, अब जब उठेंगी तो बादल बनेंगे तो बारिश भी होगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश विस्तार अगर बोल दें, इसका मतलब क्या है? अक्षांश से दूरी, भाई अगर 0 डिग्री के ऊपर है, 23.5 डिग्री पे है, बिल्कुल लगभग 23.5 नहीं सॉरी 23:52 से 30:24, यही तो अक्षांश विस्तार है। 23:52 से 30:24, 23:52 से 30:24। ठीक है, तो इसके बीच है, तो यहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है। अब चूंकि अगर 0 के पास होता और पास होता तो डायरेक्टली यहाँ वर्षा होती, तो वर्षा क्या होती? अधिक होती। अब चूंकि वर्षा अधिक नहीं होती है, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है और बहुत ऊपर भी नहीं है। अगर बहुत ऊपर होता, अगर 60-70 डिग्री के आसपास होता तो बहुत ज़्यादा ठंड होती। ठीक है, तो ये बीच में है, तो ये अक्षांशीय विस्तार भी इसका एक कारण है। एक होता है समुद्र से दूरी, समुद्र से
दूरी, इसी को समुद्र समीर या स्थल समीर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो समुद्र से दूरी भी एक जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। अब ये क्या चीज है समुद्र से दूरी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम, समझिएगा। इस प्रकार से समझिएगा थोड़ा सा। मान लो ये क्या है, ये है समुद्र, समुद्र में जल है, ठीक। ये क्या है, तो ये भैया स्थल है, ये ऐसे समझ लो कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक। हालांकि इसको हम लोग साइंस में भी काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये समझ लो ये एक सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य की रोशनी जैसे ही पड़ेगी, इस पे पड़ी, इस पे पड़ी, या जल में पड़ी, अब यहाँ पे थोड़ा सा विशिष्ट ऊष्मा का भी रोल आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लोग कायदे से साइंस वाले पोर्शन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, आपको क्या समझना है कि जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ी और ये दिन का समय है, ठीक है, तो होता ये है कि अब यहाँ पर भी सूर्य की रोशनी पड़ रही है और यहाँ पे भी पड़ रही है, लेकिन ये जो मिट्टी है, ये जो स्थल है, ये गर्म जल्दी होता है, ये गर्म जल्दी होता है। और जो जल है ये गर्म बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, और ये गर्म जल्दी हो जाता है। अब जैसे ये गर्म होगा तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, और ये गर्म अभी हुआ नहीं है, क्यों, बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो यहाँ भी हाई प्रेशर है। और रूल क्या है कि लो प्रेशर में जब हवाएं गर्म होंगी तो ये ऊपर उड़ जाएंगी, लो प्रेशर में ऊपर उड़ जाएंगी, और यहाँ का क्षेत्र हो जाएगा खाली। अब जहाँ यहाँ का क्षेत्र खाली हो गया तो इसको भरने के लिए हवाएं कहाँ से आएंगी, हाई प्रेशर की ओर से आएंगी। और समुद्र अभी पूरी तरीके से गर्म हुआ नहीं है, अभी हाई प्रेशर में ही है, तो हाई प्रेशर से यहाँ पर हवाएं लो प्रेशर की ओर उसको भरने के लिए आती हैं, ठीक है। और फिर यही उल्टा क्रम इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक। ये इसी को बोलते हैं समुद्र समीर। क्या बोलते हैं, समुद्र समीर। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि समुद्र समीर में पवनें किस ओर चलती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ध्यान रखना, जहां पे समुद्र समीर है समुद्र से स्थल, अगर स्थल समीर आ गया तो स्थल समीर आ गया तो स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। अच्छा, इसी को उल्टा कर दें, अगर इसी को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आया, समझिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। ये समुद्र है, ठीक। अब रात है, रात है तो ये क्या है, चांद है। रात में सूर्य तो निकलेगा नहीं, रात के समय, रात के समय क्या होता है, रात के समय क्या होता है, रात के समय ये होता है कि दिन के समय तो गर्म हो गए हैं कायदे से दोनों, भाई दिन के समय तो सब गर्म हो गए हैं, ये स्थल है। अब दिन के समय क्या हो गए हैं, गर्म हो गए हैं, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है। अब हो गई ये रात, अब रात में होंगे ठंडे, और ये गर्म हुआ था बहुत जल्दी। ध्यान दीजिए, ये जो स्थल है ये बहुत जल्दी गर्म हुआ था और ये बहुत टाइम लगा था। और यहीं पर आपको एक रूल पढ़ा होगा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा कि जो जितना अच्छा उत्सर्जक होता है वही उतना अच्छा अवशोषक भी होता है, और जो जितना बुरा उत्सर्जक होता है वह उतना बुरा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है ना। तो अगर ये स्थल बहुत जल्दी गर्म हुआ है तो ठंडा भी बहुत जल्दी होगा, ठंडा क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। और ये बहुत देर में गर्म हुआ है तो ये ठंडा भी बहुत देर में होगा, ठंडा बहुत देर में होगा। मतलब यहाँ पे अभी दोनों में क्या है, लो प्रेशर है, क्योंकि पूरा दिन भर गर्म रहा है तो लो प्रेशर आ गया है। लेकिन अब हो ये रहा है कि ये बहुत जल्दी बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, बहुत धीरे धीरे, तो यहाँ भी लो प्रेशर ऑलरेडी है और ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया है। और जब बहुत जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ लो प्रेशर घट गया, हाई प्रेशर आ गया। अब लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर की ओर से पवनें चलेंगी, इस प्रकार से चलेंगी। तो बस ये क्या है, स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्थल समीर, स्थल समीर। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था, मैंने बता दिया है, बाकी डिटेल में यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा का कैसा क्या रोल है ये हम लोग साइंस में देखेंगे अलग से, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। तो अब जो मॉनसून है, मॉनसून ही तो पढ़ रहे थे ना हम लोग, जो मॉनसून है वो इधर से आया, इधर से आया, और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हुई कहाँ, गोरखपुर में,
गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा कितनी, 184.5 सेंटीमीटर के करीब। और सबसे कम वर्षा यहाँ पे हुई किधर, मथुरा में, कितनी, 55 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, तो काफी अंतर है। और यहां से ये वर्षा जा रही है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी। क्यों? गोरखपुर में सबसे ज्यादा, मथुरा में सबसे कम। तो पूर्व से पश्चिम जैसे जैसे जा रहे हैं वर्षा की मात्रा घट रही है। क्लियर हो गई? ये तो हो गया गर्मी के समय, ये जो मानसून आता है गर्मी के समय तो आता है, गर्मी के जस्ट बाद। लेकिन अब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका क्या मामला है वो भी देखो। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में वो वर्षा होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ से। यहां लिखता हूं, पश्चिमी विक्षोभ से। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और पश्चिमी विक्षोभ उठता कहां से है? ये उठता है भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। अब भूमध्य सागर से लगातार इस ओर बढ़ता है, इस ओर ऐसे। अभी आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, या पूरे भारत के उत्तर पूर्वी साइड। ध्यान दीजिए, पूरे भारत के उत्तर पूर्वी साइड पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक वर्षा होती है। और एक आपने सुना होगा शीत ऋतु में लौटता हुआ मानसून, तो वो अलग चीज है। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु पे होती है। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना है, ये अभी हम लोग यूपी जी के पढ़ रहे हैं कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, क्या पूछ लेगा? अगर पूछ लेगा कि पश्चिम से शीत ऋतु में पश्चिम से पूर्व वर्षा की मात्रा घटती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शीत ऋतु में जैसे ही ये मात्रा ऐसे आ रही है तो जाहिर सी बात है आगे आगे जाते जाते घटेगी। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व मात्रा घटेगी, किसकी? वर्षा की। और ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा हो रही है वो पूर्व से पश्चिम की मात्रा घटेगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सहारनपुर वाला क्षेत्र है, तो जैसे ही यहाँ वर्षा होती है तो सहारनपुर में खट्टे फलों के लिए काफी लाभदायक होती है, जैसे संतरा, नींबू। सब संतरा, नींबू ये सब कहाँ पे ज्यादा उतर होते हैं? सहारनपुर में। तो सहारनपुर में खट्टे फलों के लिए सबसे अच्छी वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मानी जाती है। क्लियर हो गया? इतना बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया। और अगर जलवायु और कृषि देख ही लिया है तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ? यूपी में, तो 9 है। कितने हैं? 9 है। अब 9 के 9 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक, तो ये हो गया अपने को जो जलवायु वाला पार्ट है वो हम लोगों ने देख लिया बहुत ही अच्छे से, क्या कैसा मामला बनता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की मृदाएं। उत्तर प्रदेश की मृदाएं ये भी इसी में देख ले। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक, और उसके बाद आपका ये वाला क्षेत्र है इस प्रकार से ऐसे। इसको ऐसे कर देते हैं, कलर समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है? ये तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। ठीक है, इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ये भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र है। ये वाला पोर्शन क्या है? ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंडी क्षेत्र। और ये वाला पोर्शन क्या है? ये बघेलखंड है। और ये वाला विंध्यन क्षेत्र है, विंध्यन क्षेत्र। ठीक है, ये मध्य में मैदानी भाग है, मैदानी भाग। क्लियर? यूपी की मृदाओं का विभाजन, मृदाओं का विभाजन, ध्यान रहे हम लोग यहाँ केवल मिट्टी पढ़ेंगे, और जब कृषि वाला पार्ट पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का तो एक बार फिर से मिट्टियों को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम लोग कृषि भी तो मिट्टी के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो जैसे एक हम ले सकते हैं
भावर क्षेत्र वाली मृदा, ठीक। एक हम ले सकते हैं तराई क्षेत्र वाली मृदा, एक हम ले सकते हैं जलोढ़ मृदा, एक हम ले सकते हैं विंध्यन क्षेत्र वाली मृदा, विंध्यन क्षेत्र, ठीक है। और एक हम ले सकते हैं बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी मृदा, और एक लिख सकते हैं हम लोग अरावली मृदा, अरावली। ये क्या मामला है देखते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा ग्राफ बना दिया। भावर क्षेत्र, मैंने आपको बताया था भावर क्षेत्र में जैसी नदियां आती हैं विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर ले आती हैं। तो यहीं पर जो मृदा बनती है वो कंकड़ीली पथरीली मृदा। सिंपल सा यही क्वेश्चन आता है, कंकड़ीली पथरीली मृदा। तो भावर क्षेत्र में कौन सी मृदा? कंकड़ीली पथरीली मृदा, ठीक है। अब कंकड़ीली प्रथा होगी तो यहाँ कंकड़ पत्थर में खेती होगी क्या? बिल्कुल नहीं, तो खेती यहाँ नहीं होती। तराई क्षेत्र में नमी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे दलदल दलदल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे दलदली मृदा है, दलदली मृदा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से नीचे नदियां आई तो यहाँ पे नदियों का उफान आ गया। यहाँ पे नदियां भावर क्षेत्र में क्या थी? विलुप्त थी, आगे आके दिखाई देने लगी। और जैसे दिखाई देने लगी तो अपने साथ महीन अवसाद लाई, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बहुत छोटी छोटी अवसाद, तो दलदली मृदा में बदल गए, ठीक है। चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो अब जब दलदल हो गया तो यहाँ पे कौन सी खेती ज़्यादा होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ नमी भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है। यहाँ लिख दें ऐसे, तराई क्षेत्र है ना, तो पानी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो खेती होती है वो गन्ना और धान की, ठीक। जलोढ़ की तो बात हमने पहले ही कर ली थी। क्या? इसको दो भागों में बांटेंगे, खादर और बांगर। ये मध्य के मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मध्य मैदानी भाग में सबसे ज्यादा, ठीक है। विंध्यन क्रम में अगर देख लेंगे तो यहाँ पे लाल मिट्टी, लाल पीली मृदा, लाल मिट्टी पीली मिट्टी, ठीक है। और इसी को माड़ मृदा भी कहते हैं, या इसी को भोंट मृदा ऐसे कह दो, भोंट मृदा, ठीक। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो यहाँ काली मिट्टी, लाल पीली हो गई, इधर काली और लाल मिट्टी, काली और लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे मोटे अनाज ज्यादा उगाए जाते हैं, मोटे अनाज, ठीक है। अरावली मृदा की अगर बात करेंगे तो ये पश्चिम वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, पश्चिम वाले क्षेत्र, पश्चिम वाले क्षेत्र अगर एग्जैक्ट बोले तो आगरा वाला क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अरावली मृदा कहाँ पाई जाती है तो या तो ऑप्शन आएगा पश्चिमी क्षेत्र में या ऑप्शन आएगा आगरा मथुरा वाले क्षेत्र में, बस, ठीक है। तो ये मृदा का हम लोगों ने थोड़ा बहुत विभाजन कर लिया। अब जब हम लोग कृषि पढ़ेंगे तो कृषि में मैं आपको बताऊंगा कौन सी मृदा में कहाँ किस लोकेशन पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अभी केवल इतना ही देख लो, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कृषि वाले में खुद ही समझ में आ जाएगा कितना क्या होना है, ठीक है। तो तीनों पार्ट हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियोज़ हैं 7 से 8 वीडियो हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, लगभग चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जब कृषि वाला पार्ट आएगा, अवनालिका अपर्दन आएगा, तो उसमें मृदाओं को, कृषियों को काफ़ी अच्छी मात्रा में देखना है, ठीक है। और अभी जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे उन नदियों से कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पर बनती है, ठीक। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से सभी को हैप्पी दिवाली और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।